स्टूडेंट्स, अब हम इस नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 18। दिस इज बॉडी फ्लड्स एंड सर्कुलेशन, क्लास 11th। आइए स्टडी करते हैं इसको। तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और दूसरे एसेंशियल सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है अपने मेटाबॉलिज्म को करने के लिए। और जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ वेस्ट भी निकलते हैं, जिसको कि लगातार बाहर निकालते रहना हेल्दी टिश्यू के लिए आवश्यक होता है। अब जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका सिंगल सेल है बॉडी में, तो उनके लिए तो इजी होता है कि वो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू अपने सराउंडिंग्स में इस वेस्ट को सीक्रेट कर देते हैं या वेस्ट को रिलीज़ कर देते हैं बॉडी से बाहर। और उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर भी ईजिली ले सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी part of the cell is connected to the external medium. So it is very easy for a unicellular organism, but हमें efficient mechanisms की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हम कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। और इसीलिए इन सब्सटेंसेस को सेल से लेके दूसरे सेल तक ले जाना और पूरी बॉडी में घुमाना हमारे लिए एक काफ़ी स्पेसिफिक और इफ़िशिएंट टास्क होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैं। स्पॉन्जीज और सिलिंड्रेट्स, जो कि एनिमल किंगडम में सिंपल ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं, उनकी बॉडी में वाटर का फ्लो होता है। सराउंडिंग से अंदर उनकी बॉडी में पानी आता है और उनकी बॉडी कैविटीज़ के थ्रू होकर के वो पास होता है, जिससे कि गैसेस भी आती हैं और वेस्ट का रिलीज़ भी आसानी से हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, उसको स्पेशल फ्लड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ब्लड और लिम्फ। ब्लड जो है वो बहुत कॉमन फ्लड है और हायर ऑर्गेनिजम्स में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि ह्यूमंस। लिम्फ, जिसको हम टिश्यू फ्लड भी कहते हैं, वो भी कुछ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है, जिसके बारे में आप इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें जो उसकी मैट्रिक्स है वो फ्लड होती है। यानी जो ब्लड है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें प्लाज्मा देखने को मिलेगा और हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब ये प्लाज्मा क्या है? इट इज़ द फ्लड मैट्रिक्स, जिसमें ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स तैर रहे हैं। तो उस फ्लड मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? इस फ्लड मैट्रिक्स में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये होता है ब्लड। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ लें। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड है। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब पेल येलो, ऐसा कलर होता है प्लाज्मा का। ये प्लाज्मा विस्कस होता है, फ्लड है फ्लड है ये, और ये 55% होता है हमारे ब्लड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड में 55% हो गया प्लाज्मा और 45% हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, इस तरह से इसको ध्यान रखना है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आ जाते हैं? सेल्स आ जाते हैं हमारे। अब प्लाज्मा को देखें तो उसमें 90 से 92% होता है वाटर और प्रोटीन्स होते हैं 6 से लेकर के 8%। अब प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन्स, ये कुछ मेजर प्रोटीन्स हैं जो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इनके फंक्शंस चेक कर लेते हैं। फाइब्रिनोजिन क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं या ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। जब कभी भी हमको चोट लगती है तो हमारे इंजर्ड टिश्यू को सही करने का, उसको ठीक करने का काम और ब्लड को क्लॉट करने का काम जो है वहाँ पर फाइब्रिनोजिन का होता है। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, यानी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम पढ़ते हैं ये नाम, इम्यूनोग्लोबुलिन।
इम्यूनोग्लोबुलिन वर्ड जो है वो हम पढ़ते हैं किसके लिए? एंटीबॉडी के लिए। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। तो आप एंटीबॉडी का नाम कब सुनते हो? जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं तब आप सुनते हो, ठीक है। तो ग्लोबुलिन्स वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं एंड दे हेल्प इन द इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट और डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। और ये जो एल्ब्यूमिन्स हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाते हैं, यानी हमारा जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं हमारे सेल के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर ऑल्सो। तो एल्ब्यूमिन्स जो है हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने का काम करते हैं, और वाटर कितना रहेगा उसके अंदर इस बात का डिसीजन इसीलिए कैसे होगा, इस बात से होगा कि कितने एल्ब्यूमिन्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा के अंदर आपको और चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे मिनरल्स, जैसे कि ये आयंस हैं, ये सारे आपको मिलेंगे। सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब। इसके अलावा आपको ग्लूकोज भी मिलेगा जो न्यूट्रिएंट है इंपॉर्टेंट, अमीनो एसिड्स मिलेंगे, लिपिड्स मिलेंगे, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? प्लाज्मा में। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही हैं जहाँ पर इनकी नीड है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ फैक्टर्स भी मिलेंगे, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है ना, जो ब्लड को कोएगुलेट कराने में हेल्प करते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आपको प्लाज्मा में मिलेंगे जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा लो प्लाज्मा में से तो फिर उसको बोलेंगे सीरम। ऐसा प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है उसको सीरम कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। इरिथ्रोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इन सबको हम कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये हमारे ब्लड का 45% कंस्टिट्यूट करते हैं। हमारे ब्लड में 45% हिस्सा इनका है। इरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी बोलते हैं, कॉमन अगर हम नेम लें तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं हमारे ब्लड में। एक हेल्दी मैन में, एडल्ट में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी हो सकते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, यानी हर मिलीमीटर क्यूब में ब्लड के आपको इतने 5 मिलियंस के आसपास आरबीसी देखने को मिलेंगे। आरबीसीज कहाँ बनते हैं? ये रेड बोन मैरो में बनते हैं एडल्ट्स के। तो जो हमारी बोन्स हैं उनमें जो बोन मैरो है उसका जो रेड पार्ट है, रेड बोन मैरो, वहाँ पर आपको आरबीसी का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इनका शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है। तो बाइकॉनकेव होने का मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से आरबीसी जो होते हैं चपटे, एक तरीके से गड्ढा होता है इनमें दोनों तरफ से। तो देखिए, जैसे अगर मैं इसको साइड से देखूं आरबीसी को तो ऐसे, ठीक है, और ऐसे, तो इस तरह से मैंने इसको बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इधर से भी इसको थोड़ा सा कॉनकेव शेप दे दिया और इधर से भी इसको कॉनकेव शेप दे दिया, ऐसे। सामने से देखने पर तो ये गोल ही दिखेगा, लेकिन यहाँ सेंटर में थोड़ा सा डिप्रेशन होगा, गड्ढा होगा। साइड से देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों तरफ से ये बाई कॉनकेव है, ठीक है। तो आरबीसी में आप देखेंगे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है ये हीमोग्लोबिन, जिसके कारण आरबीसी आपको लाल दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा हुआ है रेड ब्लड सेल्स। अब हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो हमारे हर 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो आपने पिछले चैप्टर में, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज है। 120 दिन तक वो जिंदा रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और फिर वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। कहाँ पर? स्प्लीन पर, जिनको हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं आरबीसी का।
नेक्स्ट पार्ट इज द ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स को हम WBC के नाम से जानते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और ये कलरलेस होते हैं, इसलिए इनका नाम ऐसा पड़ा हुआ है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हाँ, एक बात याद रखनी है कि इनके पास न्यूक्लियस होता है और इनका नंबर RBC जितना नहीं होता, काफ़ी कम होता है। कितना होता है? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, ओके, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो यानी काफ़ी कम RBC के कंपैरिजन में। जहाँ RBC 5 से 5.5 मिलियंस आपके RBC थे पर मिलीमीटर क्यूब, वहीं WBC का नंबर बहुत ज़्यादा कम है उनके कंपैरिजन में। इनकी लाइफ भी काफ़ी शॉर्ट है। RBC की लाइफ 120 डेज थी, जबकि इनकी लाइफ जो है काफ़ी कम होती है। एवरेज में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स हैव लाइफ साइकिल ऑफ 3 to 7 डेज। इसके आसपास ही इनकी लाइफ होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। न्यूट्रोफिल्स, देयर आर 2 कैटेगरीज, ओके, ऑफ द WBC। तो सबसे पहले कैटेगरीज देख लेते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो WBC को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट क्या है? जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनका साइटोप्लाज्म दानेदार है, ग्रेन्यूल्स हैं, वो ग्रेनुलोसाइट हैं। और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं है, दे आर ए ग्रेनुलोसाइट्स, ओके। तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स हैं। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स। 60 से 65% WBC का जो पार्ट है वो किसने कवर कर रखा है? न्यूट्रोफिल ने। और बेसोफिल्स जो हैं वो सबसे कम पाए जाते हैं, दे आर द लीस्ट, 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर 6 to 8%। अब न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स हैं, दे आर फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसाइटोसिस करने का मतलब ये है कि दे डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग इन द बॉडी बाय ईटिंग देम। सो ये इनगल्फ कर लेते हैं, फॉरेन सेल्स को खा जाते हैं, ठीक है ना। तो फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं उसका, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करते हैं? ये इन्फ्लेमेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामिन जो होता है वो वैसोडाइलेशन करता है इन्फ्लेमेशन के टाइम पर, और सीरोटोनिन क्या करता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है कि हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। डायलेट का मतलब उनको रिलैक्स करता है, और रास्ता बड़ा हो जाने के कारण उनका ज़्यादा ब्लड आने लगता है। तो वैसोडाइलेशन कहते हैं इसको। सूजन भी इसी वजह से आती है। उसके बाद जो सीरोटोनिन है, ये बाद में वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, उनका साइज़ कम हो जाता है। तो अगर एक वैसोडाइलेशन करता है, दूसरा वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। और हिपेरिन जो होता है वो एंटी कोएगुलेंट है, ठीक है ना। एंटी कोएगुलेंट का मतलब ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो कहीं पे अगर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इनिशिएट हो जाता है तो उसको बिना बात के तो ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? हिपेरिन करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसोफिल से सिक्रेट होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो इओसिनोफिल्स हैं वो 2 से 3% होते हैं, और ये भी इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं। और ये एलर्जिक रिएक्शंस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हम एलर्जी के रिएक्शंस शो करते हैं उसमें इओसिनोफिल्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बचे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट 20 से 25% हैं, और ये जो हैं 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी और टी लिम्फोसाइट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। बी लिम्फोसाइट से क्या होता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है,
तो जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उनको बनाने में बी लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये डायरेक्ट किल करते हैं, सेल्स को, जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं उनको डायरेक्ट किलिंग करते हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के रास्ते उनको मारते हैं, एंटीबॉडी के हेल्प से उनको मारते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है लिम्फोसाइट्स का इम्यून रिस्पॉन्सेज में। एलर्जी में कौन हेल्प कर रहा है? हमारा इओसिनोफिल, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन में कौन हेल्प कर रहा है? बेसोफिल। और हमारे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स क्या हैं? दे आर फैगोसिटिक। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे डायग्राम्स के हेल्प से आपको बताया गया है अबाउट द शेप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो लिम्फोसाइट्स यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। मोनोसाइट का साइज़ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये दोनों के दोनों फैगोसिटिक होते हैं। बेसोफिल इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है, यूसिनोफिल एलर्जी में, प्लेटलेट्स ब्लड कोएगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इसमें। और ये दोनों डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। बाय बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? बी लिम्फोसाइट बनाएगा एंटीबॉडी, और टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? डायरेक्ट एक्शन लेता है ऑन द पैथोजेनिक सेल्स। सो platelets are also called as thrombocytes. They are the cell fragments produced from megakaryocytes which are special cells found in the bone marrow. तो बोन मैरो के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मेगाकैरियोसाइट्स, और मेगाकैरियोसाइट से थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और थ्रोम्बोसाइट्स का रोल है वो होता है टू हेल्प इन द कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बिकॉज प्लेटलेट्स कैन रिलीज some substances which are very useful in clotting of the blood. तो प्लेटलेट्स का जो नंबर होता है वो क्या होता है? लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। तो 1.5 लाख से 3.5 लाख, ठीक है ना। तो ये होता है नंबर। तो उसका मतलब ये सेकंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा क्या है? आरबीसी। उसके बाद फिर क्या है? प्लेटलेट्स। और सबसे कम क्या है? हमारे ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो अगर प्लेटलेट कम हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि ज़्यादा खून हमारी बॉडी से बह जाए, जब कभी भी हमको क्लॉटिंग की ज़रूरत हो वो ना हो, और बहुत सारा ब्लड हमारे बॉडी से लॉस हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।